यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पार्ट 2 के साथ, और इसमें आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1। ठीक है, आप इसके पहले के चैप्टर 1 को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियोस कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इससे आप अपना पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह है। फ्रेंड्स, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या होती है, उनके क्या रूप हैं, जैसे मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े, और इस तरह से थे। तो जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, मात्रात्मक वाले ना, संख्या वाले जो आंकड़े, अब उन आंकड़ों का किस तरह से क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, यही हमारा चैप्टर है फ्रेंड। तो क्या बोल रहा है ये प्रस्तावना, सबसे पहले आर्थिक समस्या के विश्लेषण हेतु आंकड़ों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या से संबंधित आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, सर्वेक्षण करते हो, कोई टीम करते हो। तो आपको पहले किसी समस्या का अगर विश्लेषण करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आंकड़े चाहिए होगा। जब भी आप किसी समस्या को क्या कर पाओगे, विश्लेषण कर पाओगे। तो कहीं आर्थिक समस्या के विश्लेषण हेतु क्या होती है, आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता होती है। फिर बोल रहा है कि आंकड़ा संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य जुटाना है। यानी कि देखो, आपको पता तो चलता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पीछे प्रूफ क्या है, क्या साक्ष्य, क्या प्रूफ है, उस प्रूफ के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अपन कहते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग जिनकी आय निम्न स्तर है या सामान्य स्तर से भी कम है। ठीक है, अब ये बात सबको पता है कि ये समस्या है कि आर्थिक स्तर कम है, तो क्या है, बहुत सारे लोगों की आय निम्न स्तर से भी कम है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जब अपन जनसंख्या के आय के संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे और उस आय के आंकड़ों में जिन व्यक्तियों की आय सामान्य रेखा से नीचे होगी, वो लोग किस में आएंगे, निम्न स्तर वाले में। तो अपने को एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। साक्ष्य, स्पष्ट और ठोस समाधान ढूंढने के लिए क्या होगा, आंकड़ा संग्रह की आवश्यकता होती है। फिर बोल रहा है आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। देखो, आपके पास आंकड़ा आ गया, आपने उसका विश्लेषण कर लिया, ठीक है, तो आपको समस्या पता चल गई। समस्या को विश्लेषण करके आपका उसके पास आपका साक्ष्य आ गया, आपके पास प्रूफ आ गया कि हाँ, ये समस्या ऐसी ही है। तो अब आप उसको लेके सोच विचार के क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। उसको सुलझाने के लिए, समझने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो आंकड़े ऐसे साधन होते हैं ना, जो किसी समस्या को समझने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर बोल रहा है आंकड़ों के अनेक स्रोत तथा आंकड़ों को एकत्रित करने की अनेक विधियां हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई आपको आंकड़े तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब आप आंकड़े लाओगे कहाँ से। तो आंकड़े अपन किसी स्रोत से या क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। अब वो आंकड़े कहाँ से एकत्रित करते हैं, किस स्रोत से, तो अपन आगे आंकड़ों की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, आंकड़ों के स्रोत। देखो, आंकड़े दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। पहले होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है ना। तो प्राथमिक आंकड़े क्या बोल रहा है, गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि कोई पर्सन फेस टू फेस किसी पर्सन से मिलके कोई आंकड़े जुटाता है तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक आंकड़े। गणनाकार यानी कि सर्वे करने वाला, सर्वेक्षक, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं, गणनाकार। जैसे जनसंख्या होती है तो अपने घर पे डोर टू डोर पर्सन आते हैं ना, आपके घर में कितने जने हैं, कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज है, कितने बच्चे हैं, कौन पढ़े लिखे, वो घर पे जब आके फेस टू फेस आपसे सर्वे कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, जो क्या होते हैं, गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाने। यानी कि वो खुद आपके घर आकर आपसे क्या कर रहा है, आंकड़े कलेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद है दूसरा द्वितीयक आंकड़े। अब द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं कि भाई गणना का खुद आपके घर चल के नहीं आया आंकड़े एकत्रित करने के लिए, उसने कोई सूचना प्रकाशित हुई, कोई रिपोर्ट आई, कोई और आर्टिकल आया, स्रोत आया, उससे क्या कर लिए, आंकड़े ले लिए। तो वो आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े। देखो क्या बोल रहा है ये, किसी दूसरी संस्था द्वारा आंकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित कर प्रकाशित किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े प्रकाशित स्रोत जैसे सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज या अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि क्या, किसी सरकारी ऑफिस वालों ने, किसी सरकारी या फिर सरकार ने क्या करवाई, जनगणना करवाई। ठीक है, जनगणना करवा दी तो जनगणना का खुद आपके घर आया, उससे पूछा, उन्होंने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर वो डेटा कलेक्ट करके वो सरकारी रिपोर्ट बना दी। अब किसी और कार्य के लिए किसी अन्य डिपार्टमेंट को
अगर जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती है और वो जनसंख्या संबंधी आंकड़े कहाँ से लेते हैं, सरकारी रिपोर्ट से, तो वो आंकड़े उनके लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, फिर बोल रहा है आंकड़ों का संग्रहण, कि भाई अब आंकड़े भी चाहिए। आंकड़े दो तरह के होते हैं, आखिर इनको आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाए, कैसे इनको इकट्ठा करें हम, कि भाई आंकड़े आए कैसे हमारे पास। तो बोला है जन समुदाय से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्रित की जा सकती है। तो बोले देखो, कोई भी बात इकट्ठे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, सूचना इकट्ठे करने के लिए क्या करते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, कि हाँ आप बताओ ये है क्या, ये है मान लो आपको जनगणना संबंधी सर्वे करना है, तो आप आके यही पूछोगे ना आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, फिर वो बता देगा। फिर अगर आपको पूरी डिटेल जनगणना करनी है, महिला पुरुष बच्चे, तो फिर वो पूछेगा आपके परिवार में कितनी महिलाएं हैं। फिर आप पूछेगा कि आपके परिवार में कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, या किस आयु तक के हैं, कितने बुजुर्ग हैं। तो ये जो करेगा ना, वो क्या करेगा, वो बात करेगा, आपसे बात करेगा, यानी कि प्रश्न करेगा। अब वो प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है, आपसे डेटा कलेक्ट करना। आपसे पूछा कितने सदस्य, तो आपने बता दिया हमारे परिवार में 10 सदस्य। देखिए, फिर आप बोलो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे परिवार में 10 सदस्य है, उसमें से 6 महिलाएं हैं, 4 पुरुष है, और उन 6 महिलाओं में भी है ना 2 तो बच्चियां हैं और बाकी की 4 बड़ी है। तो ये जो दे जा रहे हैं अपन, जो सूचना दे रहे हैं, इससे वो सर्वेक्षण कर रहा है, क्या कर रहा है, आंकड़े एकत्रित कर रहा है। ये वो आंकड़े एकत्रित कर रहा है जो किसी समस्या के क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, किसी ठोस समस्या का साक्ष्य बनेंगे और किसी समस्या को समझने में क्या होंगे, सहायक होंगे। फिर अब है सर्वेक्षण साधनों की तैयारी। क्या बोले, सर्वेक्षण में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। क्या बोले कि भैया आप सर्वे करोगे तो सही, लेकिन कैसे करोगे, क्या साधन होगा आपका। तो बोले कि एक प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची क्या होता है, सर्वाधिक प्रचलित साधन है। इसमें आपको क्या होता है, आप एक क्वेश्चन का बना लो कि हाँ ये 5 क्वेश्चन हमारे को हर जगह जाके करने हैं। जैसे अपन जनसंख्या का कर रहे हैं, तो आपने 5 क्वेश्चन बना लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, फिर पूछना है कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, क्या सब विवाहित है, क्या बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या क्या आपके घर के सारे लोग साक्षर है या निरक्षर है। तो क्या होगा, आपने प्रश्नों का क्रम जमा लिया और आप क्या कर रहे हो, उनसे प्रश्न करके क्या कर रहे हो, आंकड़ों का संग्रह कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, जब अपन ये प्रश्नावली या अनुसूची बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नावली के प्रश्न कैसे हो, क्या है। तो अपन ये बात करते हैं कि प्रश्नावली क्या हो। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या, आपकी क्वेश्चन की जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं कि 15 20 25 क्वेश्चन की आपने प्रश्नावली बना दी तो आपको सामने वाला उत्तर ही नहीं देगा, नहीं नहीं ठीक है बस अभी नहीं, आप बाद में आना। ठीक है, तो प्रश्नावली क्या होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इजीली आप किसी से क्वेश्चन करो तो वो आपको इजीली आपको आंसर कर सके कि हाँ ठीक है इतना। फिर बोला है प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका क्वेश्चन ऐसा हो तो वो आप किसी को पूछो तो उसको एक ही बार में समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है। अब आप जैसे आपने किसी को जाके पूछ रहे हो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो उसको एक ही बार में समझ में आया। आप उसको जाके बोल रहे हो आपके परिवार में कौन कौन है, तो अगर वो एकदम से है तो समझ में नहीं आएगा उसको कौन कौन है से क्या मतलब है। आप उसको सीधा प्रश्न पूछोगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य हैं, तो वो आपको एक ही बारे में बता देगी कि हाँ ठीक है हमारे परिवार में 8 10 जो भी सदस्य के इतने सदस्य हैं। फिर बोल रहा है प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से विशिष्ट की ओर बढ़नी चाहिए। यानी कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए, बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब जैसे अपने जो एग्जाम्पल लेके चल रहे जनगणना वाला, आपके पास सर्वेक्षक आता है और आपको पूछता है, सबसे पहला प्रश्न उसका होगा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, फिर वो पूछेगा आपके परिवार में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर वो आपसे ऐसे पूछने लग जाए आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, अच्छा ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, महिलाएं पढ़ी लिखी है क्या सारी, हाँ, अच्छा पुरुष कितने हैं, नहीं है, तो फिर आप उसको लास्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो ये जो प्रश्नों का क्रम है ये क्या सही नहीं है। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न होने चाहिए ना वो बिल्कुल सीक्वेंस में जमे हुए होने चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि कोई प्रश्न ऐसे नहीं हो कि जिनका उत्तर देना ही मतलब ना दे पाए अगर आप उस क्वेश्चन को पहले पूछो। ठीक
ठीक है ना। अगर आप किसी से पूछोगे कि आपके परिवार में सदस्य कितने हैं, फिर आपको आपने पूछा महिलाएं, बच्चे और पुरुष की संख्या कितनी है, तो फिर अगर आपको वो बोल दे कि हाँ बच्चे हैं और बच्चों की संख्या इतनी है, तो ही आप उनको ये पूछोगे ना कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपने पहले ही ये प्रश्न पूछ लिया कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या कहेगा, भाई हमारे तो बच्चे ही नहीं है, कौन से बच्चे। तो आपका क्रम क्या होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होनी चाहिए। फिर बोल रहे प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट यानी कि वो आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हो उस प्रश्न को उसी अनुरूप सुनने वाला भी समझे कि हाँ मेरे को यही प्रश्न पूछा गया है, एकदम स्पष्ट रूप से उसको क्लियर हो जाए। फिर बोल रहे प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि क्या बोल रहे हैं, प्रश्न के एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलने चाहिए, यानी स्पष्ट रूप होना चाहिए। अस्पष्ट नहीं कि आप प्रश्न पूछ कर रहे हो और सामने वाला उसको क्या समझ रहा है। अब जैसे मान लो आप चाय या कॉफी का सर्वे कर रहे हो, ठीक है, आप चाय कॉफी का सर्वे कर रहे हो, आपने पूछा सर्वे में जाके आपको पसंद है क्या, तो वो बोलेगा क्या पसंद है। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए ना कि क्या आपको चाय या कॉफी पसंद है क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं चाय नहीं पसंद है, हम कॉफी पीते हैं, या हम कॉफी नहीं पसंद है, हम चाय पीते हैं। अब आपको प्रश्न क्या पूछना चाहिए, क्या आपको चाय पसंद है, तो वो हाँ ना, या अगर आप जाके उनसे बोलोगे आपको पसंद है क्या, तो क्या बोलेगा क्या पसंद है। ठीक है ना। तो आपका क्या अनिवार्य या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। फिर बोल रहा है प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं, यानी कि किसी से डबल मीनिंग निकल रहा है, नेगेटिव थिंग्स आ रही, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए, यानी कि आप संकेत करते करते ये वो ऐसा वैसा ऐसा संकेत नहीं होना चाहिए। प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे आप मैंने आपको कहा, ठीक है, कि क्या आपको चाय पसंद है, बोले ठीक है। अब आप उसमें बता रहे हो आपको रेड लेवल चाय पसंद है क्या, तो अब क्या बोलते हैं, हाँ 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 रेड लेवल चाय पसंद है, ठीक है ना। या जो भी आप कि आपको ताजमहल चाय पसंद है क्या, तो हाँ ताजमहल चाय पसंद है, चाहे उसे वो कुछ और कहना हो। तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, आपको चाय पसंद है क्या। फिर बोलते हैं हाँ, तो फिर आप उससे पूछो कि कौन सी। ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में क्या आंसर नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है ये हो गया। अब बोल रहे प्रश्नों के प्रकार, यानी कि आप प्रश्नावली में प्रश्न बना रहे हो, उन प्रश्नों के कितने प्रकार या कितने तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। पहला होता है परिमितोत्तर या संरचित प्रश्न। ये क्या होता है, द्वंद्व या बहुविकल्पी या हाँ या ना वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे देंगे, ABCD को टिक कर दो, यस या नो में आंसर दे दो, वो कहलाते परिमितोत्तर या संरचित प्रश्न। फिर दूसरे जो प्रश्न होते हैं वो कहलाते हैं मुक्तोत्तर प्रश्न, यानी कि जिन क्वेश्चन का क्या कर रखा है, आपने ऑप्शन नहीं दे रखा है, आप पूछ रहे हो, वो खुद अपनी मर्जी से बताएंगे। जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपको बता देगा वो 10, इसका आपने उसको क्या करा, ऑप्शन नहीं दिया, तो ये क्या कहलाता है, मुक्तोत्तर या असंरचित प्रश्न। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अपने को आंकड़ा संग्रह की विधियां बताई गई है कि आंकड़ों का आखिर आप संग्रह किन किन विधियों से कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि आप खुद डोर टू डोर जाके पर्सनल सभी लोगों से मिलके क्या करोगे, साक्षात्कार करके आंकड़ा को जुटाओगे। लेकिन फ्रेंड्स ये जो विधि है इसके कुछ लाभ है कुछ हानियां है। अब क्या लाभ है, तो इसमें आपको एक्चुअल डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है। ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, एकदम सही साक्ष्य जुड़ता है सही तरीके से, और एकदम सही डेटा क्या होता है आपको मिलता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है कि इसको करने में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत खर्चीली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उस पर क्या लगता है पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर उसके बाद होती है डाक द्वारा सर्वेक्षण, यानी कि क्या करा आपने 5-6 क्वेश्चन का सेट बनाया, उसको आपने एक पेपर पे सेट करके उसको जहाँ से भी आपको सर्वे करना क्या कर दिया, आपने बाय पोस्ट उनको भेज दिया, और साथ में रिटर्न के लिए भी आपको MLA वगैरह सब भेज दे कि आप इसको भर के और हमको वापस भेज देना। ठीक है। लेकिन अब इसके भी कुछ लाभ इसके भी कुछ हानि। इसके लाभ क्या है कि भाई जहाँ तक सर्वेक्षक पहुंच ही नहीं सकता, दूर दराज के इलाकों में सब जगह क्या होती है, डाक पहुंच जाती है, तो सारी जगह जा सकती है। ठीक है। पर इसकी भी कुछ हानियां, इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आंसर ही नहीं करते, आपने उनको डाक भेजी वो आपको रिटर्न भेज ही नहीं रहे वापस। ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया, इसमें डाक द्वारा में SMS है ना, SMS सुविधा आजकल बहुत चल रही है कि आप डाक द्वारा सर्वेक्षण में आता है कि कोई सर्वे आप क्या कर रहे हो, SMS के थ्रू कर रहे हो। फिर होता है टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि आप किसी को टेलीफोन करा, आपने नंबर डाल किया कि ठीक है हाँ हाँ ये सर्वे करना है, और आप उनसे बात करके कर लो। अब ये दोनों के कंपैरिजन में इजी हो जाती है, खर्चीली भी कम है। लेकिन इसकी क्या हानि, ये ज़रूरी तो नहीं कि सबके पास टेलीफोन अवेलेबल हो। भाई टेलीफोन अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप उस पर्सन से सर्वे कैसे करोगे। फिर उसके बाद है अपना
जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। अब जनगणना यानी जो मैं आपको शुरू से एग्जांपल लेके बता रही थी कि भारत की जो जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या या भारत देश की जनसंख्या जब की जाती है तो वो क्या कहलाता है, जनगणना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण। यानी कि आप किसी देश की या किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत लोगों के जो रहते हैं व्यक्ति, उनकी गणना कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, जनगणना प्रतिदर्श सर्वेक्षण। अब बोल रहा है वह सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। अब सभी तत्व में ये आएगा आपकी कुल जनसंख्या कितनी है, कुल पुरुष कितने हैं, कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल बच्चे कितने हैं, कुल साक्षर व्यक्ति कितने हैं, कुल निरक्षर कितने हैं, क्या सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कितने शहरी क्षेत्र में। तो क्या होने चाहिए, सारे तत्व उसमें क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। फिर अब इसकी क्या विशेषता है, संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई सम्मिलित है। यानी कि आप सारी जगह से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सारी इकाइयाँ उसमें सम्मिलित है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत की जनसंख्या। जब भारत की जनसंख्या होती है तो उसमें जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, सभी इकाइयाँ सम्मिलित होती है और वो संपूर्ण अपने भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर क्या होती है। और ये जो जनगणना है ये अपनी क्या होती है, हर 10 साल में एक बार जनसंख्या की गणना होती है। लास्ट हुई थी अपनी 2011 में और वापस कब होगी, 2021 में अपनी जनगणना होगी। हर प्रति 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है। फिर उसके बाद बोला जनसंख्या तथा प्रतिदर्श। आप किसी जनसंख्या से या किसी एरिया की जनसंख्या से कोई सर्वे कर रहे हो और आपको क्या लेना है, कोई प्रतिदर्श, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला अंश अगर उसमें से चुनना है तो आप किस तरह से चुनोगे। उसकी 2 विधियां हैं, पहली है यादृच्छिक प्रतिचयन और दूसरी है अयादृच्छिक प्रतिचयन। अब यादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है कि आपके पास जितना भी डेटा है आपने उस डेटा में से बिना सोचे समझे कुछ भी निकाल लिया, पूरे समूह से अगर आपने कोई प्रतिदर्श चुना है ना तो वो कहलाता है यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके डेटा है उसके सबके आने या न आने की संभावना क्या होती है, बराबर होती है। फिर दूसरा होता है अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है ना, आप पूरे समूह से डेटा कलेक्ट नहीं करते हो। जो साक्षात्कार है वो जितने लोगों को जानता है उसकी सुविधा के अनुसार क्या कर लेता है, वो कुछ लोगों को कलेक्ट कर लेता है या चुन लेता है, फिर उन चुने हुए लोगों से बात करके क्या कर लेता है, सर्वे कर लेता है। तो ये क्या पूरा व्यष्टि का नहीं होता है और इसमें सभी के आने की संभावना क्या होती है, नहीं होती है कि सब में से कोई भी आ सकता है, ये नहीं होता है। फिर उसके बाद अब आंकड़ा संग्रह में पास कोई त्रुटियां हो जाती है तो वो त्रुटियां 2 तरह की त्रुटियां होती है, एक होती है प्रतिचयन त्रुटि और एक होती है अप्रतिचयन त्रुटि। ठीक है, अब प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है, जनसंख्या के प्रतिदर्श आकलन तथा उसी के जनसंख्या प्राचाल अंतर को बताता है। यानी कि आप अपन एवरेज निकालते किसी चीज का औसत, ठीक है ना, तो औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती है उनका योग डिवाइड बाय संख्याओं की संख्या। यानी कि जैसे आपने 3 4 2 5 4 संख्या है, इनका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 2 + 5 डिवाइड बाय 4। तो औसत जो आई और वास्तविक संख्या का जो अंतर होता है ना वो क्या कहलाती है, प्रतिचयन त्रुटि। क्योंकि अपन किसी भी आंकड़ा को पहले संग्रहण करते, फिर उस पर क्या लगाते, सांख्यिकी विधियां लगाते, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके और आगे इस तरह से अपन करते जाते हैं। तो जो औसत और वास्तविक का जो अंतर होता है ना, उसी तरह से कि भी उस जनसंख्या के प्राचाल का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है, प्रतिचयन त्रुटि। ये क्या होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है ना, कम टॉलरेबल, जिसको बोलते हैं ना टॉलरेबल होती है ये। फिर दूसरी होती है अप्रतिचयन त्रुटियां। यह त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी गलती। प्रतिचयन त्रुटि में तो क्या होती है, छोटी गलती। अप्रतिचयन त्रुटि मतलब कि बहुत बड़ी गलती। अब इस बड़ी गलती में क्या होती है, आंकड़ा अर्जन में त्रुटियां, यानी कि आपने कोई आंकड़ा लेते टाइम ही गलत लिया तो वो बड़ी गलती। फिर अनुत्तर संबंधी त्रुटियां, यानी कि आपने उसको अनुत्तरित करा, जो प्रश्नावली से प्रश्न करे और वो उत्तर ही क्या लिया, आपने गलत लिए। फिर प्रतिदर्श अभिनीति, यानी कि आपने जो समूह से जो प्रतिचयन करके, जो यादृच्छिक या अयादृच्छिक प्रतिचयन करके आपने जो प्रतिदर्श चुना वो क्या था, वही गलत निकला, वही गलत लिया, तो आपके क्या पास होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, उसको क्या कहते हैं, अप्रतिचयन त्रुटियां।
फिर उसके बाद है अपना अगला पॉइंट कि भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। देखो फ्रेंड्स, अब अपनी भारत की जो जनसंख्या है वो ये कुछ सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा क्या की होती है, की जाती है। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत का महापंजीकार, ये कुछ संस्थाएं हैं जो क्या करती है, जनगणना संबंधी सर्वेक्षण का कार्य करवाती है और फिर अपनी सूचनाओं में क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो इन सूचना ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो संस्थाएं हैं और जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, इनके आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं। और जब इनके आंकड़ों को अपन यूज करते हैं तो वो अपने लिए क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े, किसी अन्य संस्था द्वारा प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अपना पूरा चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संग्रह, कि भाई किस तरह से आंकड़ों का संग्रह होता है, क्या उसमें त्रुटि हो जाती है, किस तरह यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, अयादृच्छिक प्रतिचयन होता है, किस तरह से सर्वेक्षण होता है, कैसे सर्वेक्षण के क्वेश्चन होते हैं, ये सब बातें इसमें होती है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 2 जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।